हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 स्टार्ट करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि MPADPO के लिए बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, जिसकी क्लास मॉर्निंग 9 AM पे आपको मिल जाती है। अभी तक हम 3 एक्ट कवर कर चुके हैं: प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, जिसकी हमने जितने भी लीडिंग केस हैं वो कर लिए हैं, प्लस MCQs भी कर लिए हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके MPADPO 2025 की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने टोटल चैप्टर्स हैं इस एक्ट में। तो टोटल चैप्टर है 5 और सेक्शंस की बात करें तो टोटल सेक्शंस हैं 37। ठीक है, ये एक माइनर सा एक्ट है। देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर 1 डील करता है प्रिलिमिनरी से, चैप्टर 2 डील करता है डोमेस्टिक वायलेंस, चैप्टर 3 डील करता है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एट्सेट्रा, चैप्टर 4 डील करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ्स, और लास्ट चैप्टर है जो हमारा चैप्टर 5 वो डील करता है मिसलेनियस से। तो टाइम वेस्ट किए बिना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट नंबर 43 है 2005 का। यहाँ हमें दी है इनेक्टमेंट डेट। ठीक है, 13 सितंबर 2005 को ये जो एक्ट है ये इनेक्ट हो गया था। ठीक है, और बात करें हम इन्फोर्समेंट की तो जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। An act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto। ये एक्ट 2005 में आया, लेकिन जो पहले डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट हो रहे थे उसमें जो भी ऑफेंस हो रहे थे तो तब कौन सा एक्ट अप्लाई होता था? तब क्या होता था? तब IPC के और CRPC के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिल जाती थी। लेकिन पनिशमेंट तो मिल जाती थी वहाँ पर रिस्पोंडेंट को, लेकिन जो एग्रीव्ड पर्सन होता था, जो वुमेन होती थी जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसको क्या नहीं मिलता था? इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता था। ठीक है, तो जिसकी वजह से इस एक्ट को अलग से इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ये एक्ट प्रोवाइड करता है विमेन को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राइट्स प्राप्त हैं, अधिकार प्राप्त हैं, उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, जो विक्टिम्स हैं वायलेंस के, किसी भी तरीके का वायलेंस हो फैमिली में या उससे रिलेटेड मैटर्स में, ठीक है, तो इन सारे वायलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, विमेन को ऐसे वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था विमेन को अपने ही घर में सेफ फील कराना। ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लाने का मेन पर्पस क्या था? इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराना। किसको? विक्टिम को, अग्रीव्ड पर्सन को। विमेन को रेसिडेंशियल राइट्स प्रोवाइड कराना। ठीक है, जिससे वो अपने घर में सिक्योर फील करें। विमेन को वायलेंस से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ वायलेंस से प्रोटेक्ट करना, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक। और क्या है? स्पीडी प्रोसीजर देना, स्पीडी प्रोसीजर। ठीक है, डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाई जा सकती है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और क्या था? सोशल जस्टिस अप्रोच। इसको बेनिफिशियल लेजिस्लेशन माना गया है, प्रोटेक्टिव लॉ फॉर विमेन। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन बोला है जो विमेन की डिग्निटी, इक्वालिटी और सिक्योरिटी देता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 56th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। रिपब्लिक इंडिया के 56वें वर्ष में ये पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट किया गया था। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 1 पे, जो कि डील करता है प्रिलिमिनरी से। ठीक है, टोटल कितने सेक्शन है चैप्टर 1 में? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, पहला सेक्शन क्या बोल रहा है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, इस एक्ट का नाम क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर ये लागू होगा। इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट डेट क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया था 26 अक्टूबर 2006। क्लियर? अब आ जाते हैं हम सेकेंड सेक्शन पे, सेक्शन 2, जो कि है डेफिनेशन क्लॉज। यहाँ पे टोटल कितनी सेक्शन दी हैं, कितनी डेफिनेशन दी हैं? टोटल यहाँ पे हमें 20 डेफिनेशन दी गई हैं। चलिए वन बाय वन इसे कवर करते हैं। पहली डेफिनेशन है अग्रीव्ड पर्सन। अग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी वुमन who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent। ठीक है, कौन कौन से टर्म यहाँ पे हमें इस डेफिनेशन में यूज़ किए गए हैं? एनी वुमन, ठीक है, कोई भी वुमन, हु इज़ और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है या रह चुकी है, जिसका आरोप है कि रिस्पोंडेंट के द्वारा उस पर डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन हो सकता है? अग्रीव्ड पर्सन, वाइफ, मदर, सिस्टर, डॉटर, जो सेम हाउस होल्ड में रहती है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जो कि है चाइल्ड की डेफिनेशन। मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इंक्लूड्स एनी अडॉप्टेड स्टेप और फोस्टर चाइल्ड। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो कि 18 से कम की उम्र का है, चाहे वो अडॉप्टेड चाइल्ड हो, स्टेप चाइल्ड हो या फिर फोस्टर चाइल्ड हो। ठीक है, क्लॉज सी, कंपनसेशन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 22। ठीक है, ये हम सेक्शन 22 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्लॉज डी, कस्टडी ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 में। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, DIR क्या है? मीन्स अ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म on receipt of a complaint of domestic violence from an aggrieved person। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट जो कि aggrieved person के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट की प्राप्ति पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बनाई गई है, ऐसी रिपोर्ट क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अब आ जाते हैं हम क्लॉज F पे, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है? मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as a joint family। Domestic relationship, घरेलू नातेदारी किसको बोला गया है? ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जो दो लोगों के बीच में है। ठीक है, या दो लोग उस रिलेशनशिप में रहे हैं या रह चुके हैं या रह रहे हैं सेम हाउस होल्ड में, शेयर्ड हाउस होल्ड में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे। बाय कॉन्सेग्यूनिटी यानी कि सेम ब्लड रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिज के रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिज के नेचर में, विवाह की प्रकृति में एडॉप्शन से रिलेटेड हो, चाहे जॉइंट फैमिली में साथ में रहने वाले फैमिली मेम्बर्स हो। ठीक है, ये सभी प्रकार के रिलेशनशिप जो हैं वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आते हैं। नेक्स्ट क्लॉज देखेंगे 2G, डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन सेक्शन 3। जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की परिभाषा है वो सेक्शन 3 में डिटेल में दी गई है,
जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो इसको साथ में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लॉज है 2H, डाउरी। डाउरी की क्या डेफिनेशन है यहाँ पे? सेम मीनिंग है जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में दी गई है। क्या बताया गया था वहाँ पे? कोई भी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि दी जा रही है या देने के लिए सहमति दिखाई गई है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, वो आ जाएगी दहेज की डेफिनेशन में, जहाँ पर डावर को इंक्लूड नहीं किया गया है, महर को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 2I, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का क्या मतलब हो जाएगा? मीन्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज द केस में बी द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट exercising jurisdiction under the CRPC in the area where the aggrieved person resides temporarily or otherwise, or the respondent resides, or the domestic violence is alleged to have taken place. मजिस्ट्रेट का क्या मतलब हो जाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, JMFC, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में अग्रीव्ड पर्सन रहता है टेम्पररीली या फिर अदरवाइज, या रिस्पोंडेंट रहता है, या फिर जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ऐसी जगह पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ जाएंगे मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में। नेक्स्ट है क्लॉज J, मेडिकल फैसिलिटी। अब मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या होगा? सच फैसिलिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ऐसी फैसिलिटी का मतलब है कि मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है ऐसी फैसिलिटीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाए इस एक्ट के पर्पस के लिए एज अ मेडिकल फैसिलिटी। नेक्स्ट है क्लॉज K, मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ क्या हो जाएगा? मीन्स द कॉम्पनसेशन which the magistrate may order the respondent to pay to the aggrieved person at any stage during the hearing of an application seeking any relief under this act to meet the expenses incurred and the losses suffered by the aggrieved person as a result of the domestic violence. Monetary relief क्या होता है? कंपनसेशन, ठीक है, मुआवजा जो कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि वो अग्रीव्ड पर्सन को दे किसी भी स्टेज पे ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, जहाँ पर वो रिलीफ देख रही है इस एक्ट के अंतर्गत, होने वाले एक्सपेंसेस या फिर जो भी लॉस उसने सफ़र किया है एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, इस टाइप का कॉम्पनसेशन जो है वो मॉनेटरी रिलीफ में आ जाएगा। ठीक है, कंपनसेशन या फाइनेंशियल सपोर्ट जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, जैसे मेडिकल एक्सपेंस, मेंटेनेंस, लॉस ऑफ इनकम। नेक्स्ट है क्लॉज L, नोटिफिकेशन। मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट एंड द एक्सप्रेशन नोटिफाइड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जो रूल्स अथॉरिटीज़ अपॉइंट होंगे इस एक्ट के अंतर्गत वो हो जाएंगी नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है क्लॉज M, प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल्स जो भी प्रिस्क्राइब किए जाएं। नेक्स्ट है क्लॉज N, प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे ऑफिसर वो हो जाएंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट इज क्लॉज O, प्रोटेक्शन ऑर्डर। मीन्स एन ऑर्डर मेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 18। ऐसे आदेश जो सेक्शन 18 के टर्म्स में बनाए जाएंगे वो हो जाएंगे प्रोटेक्शन ऑर्डर। 2P डील करता है रेसिडेंस ऑर्डर से। मीन्स एन ऑर्डर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19। सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 के टर्म्स में जो ऑर्डर ग्रांट किए जाएंगे वो हो जाएंगे रेसिडेंस ऑर्डर। ठीक है, अभी हम डिटेल में इसको आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन 2Q जो कि डील करता है रिस्पोंडेंट से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। रिस्पोंडेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? मीन्स एनी एडल्ट मेल पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द अग्रीव्ड पर्सन एंड अगेंस्ट
whom the aggrieved person has sought any relief under this act। ठीक है, कोई भी मेल पर्सन जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है या फिर रह चुका है अग्रीव्ड पर्सन के साथ और जिसके अगेंस्ट में अग्रीव्ड पर्सन जो है वो रिलीफ देख रही है इस एक्ट के अंतर्गत। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो क्या बोलता है, an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner। प्रोविज़ो कहता है कि अग्रीव्ड वाइफ या फिर फीमेल जो कि रिलेशनशिप में रह रही है, मैरिज की प्रकृति का है ऐसा रिलेशनशिप, वो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट में या फिर किसी मेल पार्टनर के। अब यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ देखने वाले हैं जो कि है हीरल पी हलसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हलसोरा। ये केस है 2016 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रिस्पोंडेंट को सिर्फ एडल्ट मेल तक लिमिट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस एक्ट के अंडर फीमेल रिस्पोंडेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत फीमेल रिस्पोंडेंट भी हो सकती हैं, जैसे कि सास, ननद या फिर कोई भी फीमेल रिलेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है, क्लॉज आर में दिया है सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एनी एंटिटी मीन्स एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत रजिस्टर की गई एंटिटी क्या हो जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर। इसकी डेफिनेशन हम डिटेल में आगे सेक्शन 10 में कवर करेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन 2S पे। शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन अग्रीव्ड लिव्स और at any stage has lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent and includes such a household whether owned or tenanted either jointly by the aggrieved person and the respondent or owned or tenanted by either of them in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity and includes such a household which may belong to the joint family of which the respondent is a member irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title or interest in the shared household। shared household का मतलब होता है जहाँ अग्रीव्ड पर्सन किसी भी स्टेज पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा है या रह रहा है या रह चुका है अकेले या फिर रिस्पोंडेंट के साथ। ठीक है, और वो ऐसा हाउस होल्ड भी इंक्लूड करता है, साझी गृहस्थी भी इंक्लूड करता है, चाहे वो खुद के द्वारा ओन की गई हो या टेनेंटेड हो। ठीक है, यानी कि जो हाउस होल्ड है, शेयर्ड हाउस होल्ड है, वो खुद का हो या फिर किराए का हो, जो कि शेयर किया जा रहा है एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट के द्वारा। और ऐसा शेयर्ड हाउस होल्ड जहाँ पर राइट है, टाइटल है, इंटरेस्ट है या फिर इक्विटी है। और ऐसा हाउस होल्ड भी इंक्लूड करता है शेयर्ड हाउस होल्ड जहाँ पर जो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका रिस्पोंडेंट एक सदस्य है, जिस प्रॉपर्टी के संबंध में रिस्पोंडेंट या फिर अग्रीव्ड पर्सन का राइट है, टाइटल है, इंटरेस्ट है। ठीक है, उस शेयर्ड हाउस होल्ड में। एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे हम शेयर्ड हाउस होल्ड से रिलेटेड, जो कि है SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ अपने इन लॉज के घर में रहने का राइट क्लेम नहीं कर सकती। शेयर्ड हाउस होल्ड सिर्फ वही होगा जो हस्बैंड वाइफ का खुद का हो। ठीक है, खुद के द्वारा ओन किया हो या फिर टेनेंटेड हो। ठीक है, किराए का घर हो। लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया क्योंकि इससे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रोटेक्टिव स्पिरिट कमज़ोर हो गया था। मतलब यहाँ पे इस केस में शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन को थोड़ा सा नैरो कर दिया गया था।
सिंपल लैंग्वेज में समझें कि ऐसा घर जहाँ अग्रीव्ड पर्सन जहाँ अग्रीव्ड पर्सन रिस्पोंडेंट के साथ रहती है, चाहे उसका ओनरशिप ना हो। चलिए लास्ट डेफिनेशन देखेंगे। 2 क्लॉज टी, शेल्टर होम। शेल्टर होम का क्या मतलब है? मीन्स एनी शेल्टर होम एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी एज शेल्टर होम फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। शेल्टर होम का मतलब क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे इस एक्ट के पर्पस के लिए एज अ शेल्टर होम, जिसे हिंदी में बोला जाता है आश्रय गृह। क्लियर है? आई होप चैप्टर 1 आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कौन कौन सी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से? एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस, शेयर्ड हाउस होल्ड, रिस्पोंडेंट एंड शेल्टर होम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 डील करता है डोमेस्टिक वायलेंस से, घरेलू हिंसा से। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 डील करता है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की परिभाषा। और हमें डेफिनेशन कहाँ दी गई है? डेफिनेशन क्लॉज में, सेक्शन 2 क्लॉज जी में। ठीक है, वहाँ पे बताया गया था कि सेक्शन 3 में आपको डिटेल मिल जाएगी डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डेफिनेशन है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, एनी एक्ट, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it। ठीक है, इस एक्ट के पर्पस के लिए रिस्पोंडेंट के द्वारा किया गया कोई एक्ट, ओमिशन, कमीशन या फिर कंडक्ट डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा। किस केस में? यहाँ पे 4 क्लॉजेस दिए हैं। हार्म्स और इंजर्स और डेंजर्स द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेल बीइंग, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse। ठीक है, हार्म करेगा। ठीक है, कोई भी रिस्पोंडेंट के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट, ओमिशन, कमीशन या कंडक्ट जिससे अग्रीव्ड पर्सन हार्म होगा, इंजरी पहुंचेगी, उसकी हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेल बीइंग को किसी तरीके का खतरा होता है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हार्म हो। ठीक है, जो कि इंक्लूड क्या क्या कर रहा है? फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ और इकोनॉमिक एब्यूज़। ठीक है, इनको क्या माना जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा, इस तरीके के हार्म, इंजरी या फिर हैरेसमेंट को। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person with a view to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security। ठीक है, रिस्पोंडेंट का कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी कार्य, कोई भी कमीशन या फिर कोई भी कंडक्ट यानी कि आचरण जो कि हैरेस करता है अग्रीव्ड पर्सन को, हार्म करता है या कोई क्षति पहुंचाता है, ठीक है, उस पर कोई दबाव डालता है कि वो या फिर वो कोई भी डाउरी की, दहेज की, किसी प्रॉपर्टी की या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अनलॉफुल डिमांड करता है। ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन से या फिर अग्रीव्ड पर्सन से रिलेटेड किसी व्यक्ति से। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा हमारा डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में। क्लॉज सी क्या बोल रहा है? हैज़ द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द अग्रीव्ड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन इन क्लॉज ए और क्लॉज बी। ठीक है, अगर वो रिस्पोंडेंट अपने किसी आचरण से, किसी कार्य से अग्रीव्ड पर्सन या उससे रिलेटेड किसी पर्सन पर धमकी का प्रभाव रखता है, ठीक है, ऐसे किसी आचरण के द्वारा जो क्लॉज ए में और क्लॉज बी में दिए गए हैं, ठीक है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। क्लॉज डी क्या बोल रहा है? अदरवाइज इंजर्स और कॉजेज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द अग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, किसी भी तरीके की क्षति पहुंचाता है, किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाता है अग्रीव्ड पर्सन को, चाहे वो फिजिकल हार्म हो चाहे वो मेंटल हार्म हो, वो भी आ जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस में। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, स्पष्टीकरण पहला देखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरी में
डिवाइड किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस को, दैट इज फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ और लास्टली इकोनॉमिक एब्यूज़। ठीक है, 4 कैटेगरी हैं। फिजिकल एब्यूज़ में क्या आ जाता है, मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज़ ऑफ सच अ नेचर एज टू कॉज बॉडीली पेन, हार्म और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ और इम्पेयर द हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीव्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड क्रिमिनल फोर्स। मतलब बॉडी पर अटैक करना, इंजरी देना, हेल्थ ख़राब करना, लाइफ को डेंजर में डालना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड के द्वारा वाइफ को मारना, ठीक है, थप्पड़ मार देना, मारपीट करना उसके साथ, खाने पीने की चीज़ें रोक देना जिससे हेल्थ ख़राब हो, ये सब आ जाएगा हमारा फिजिकल एब्यूज़ में। ठीक है, रिस्पोंडेंट का कोई भी एक्ट या कंडक्ट जो ऐसे नेचर का है जो बॉडीली पेन, हार्म या फिर लाइफ को खतरे में डालता है, लिम्ब या फिर उसकी हेल्थ को खतरे में डालता है, जो कि इंक्लूड करता है क्या क्या, असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल फोर्स। अब बात करेंगे हम सेक्सुअल एब्यूज़ की। इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूजेस, ह्यूमिलिएट्स, डिग्रेड्स और अदरवाइज वायलेट द डिग्निटी ऑफ वुमन। यानी कि ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशन बनाना, वुमन की डिग्निटी हर्ट करना या ऐसे एक्ट करना जो उसकी मॉडेस्टी को वायलेट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड वाइफ को बिना कंसेंट के, ठीक है, क्या विदाउट कंसेंट उसको फोर्स करे सेक्सुअल रिलेशन के लिए, वाइफ को फोर्स करे कि वो अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट करे या फिर पब्लिक में इंसल्ट करने के लिए उसकी बॉडी को मिसयूज़ करे, वो आ जाएगा हमारा सेक्सुअल एब्यूज़ की डेफिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंसल्ट, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिटेशन, नेम कॉलिंग एंड इंसल्ट और ridicule especially with regard to not having a child or a male child, and repeated threats to cause physical pain to any person in whom the aggrieved person is interested। इसमें क्या हो जाएगा कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे लैंग्वेज, ऐसे बिहेवियर जो वुमन की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे और इमोशनल ट्रॉमा दे, ठीक है, या फिर उसके बच्चे ना होने पर उसको ताना मारे, या फिर कोई मेल चाइल्ड यानी कि लड़का ना होने पर उसको ताना मारा जाए, उसकी इंसल्ट की जाए, या फिर रिपीटेडली किसी ऐसे व्यक्ति को धमकियां दी जाए फिजिकल पेन की जिसमें वो अग्रीव्ड पर्सन अपना इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए क्लोज रिलेटिव्स ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, उनको फिजिकल पेन देने की धमकी दी जाए, वो आ जाएगा वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ में। ठीक है, जैसे कि तुम कुछ काम की नहीं हो, ठीक है, लड़का पैदा नहीं कर सकती या बच्चा पैदा नहीं कर सकती, गाली गलौज करना, फैमिली को इंसल्ट करना, कॉन्स्टेंटली थ्रेटन करना कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, इस टाइप की चीज़ें जो है वो मेंटल ट्रॉमा देती हैं, इमोशनल ट्रॉमा देती हैं अग्रीव्ड पर्सन को। तो इसके ये आ जाएगा हमारा वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक एब्यूज़। Deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom, whether payable under an order of a court or otherwise, of which the aggrieved person requires out of necessity, including but not limited to household necessities for the aggrieved person and her children. If any stridhan property jointly or separately owned by the aggrieved person, पेमेंट ऑफ रेंटल रिलेटेड टू द शेयर्ड हाउस होल्ड और मेंटेनेंस। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, वुमेन का बेसिक नीड से उसको वंचित कर देना। फॉर एग्जांपल वाइफ को पैसे नहीं देना घर खर्च के लिए, उसकी सैलरी या प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में रखना, मेडिसिन, क्लोथ्स, फूड, स्कूल फीस के लिए पैसा ना देना, ये सब आ जाएगा इकोनॉमिक एब्यूज़ में। ठीक है, और क्लॉज बी क्या बोल रहा है, डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, एनी एलिनेशन ऑफ एसेट वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वैल्यूएबल शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड एंड द like or other property in which the aggrieved person has an interest or is entitled to use by virtue of the domestic relationship, or which may be reasonably required by the aggrieved person or her children or
स्त्री धन और हर एनी अदर प्रॉपर्टी जॉइंटली और सेपरेटली हेल्ड बाय द अग्रीव्ड पर्सन। अगर वुमन को उसके स्त्री धन, कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, एसेट्स या रिसोर्सेज को यूज़ करने से रोका जाए, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। और क्लॉज सी क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यूड एक्सेस टू रिसोर्सेज और फैसिलिटीज विच द अग्रीव्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू यूज और एंजॉय बाय वर्च्यू ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंक्लूडिंग एक्सेस टू द शेयर्ड हाउस होल्ड। अगर वुमन को घर में रहने का राइट डिनाई किया जाए शेयर्ड हाउस होल्ड में, तब भी वो डोमेस्टिक वायलेंस ही माना जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करना, उसको प्रोहिबिट करना, उसके रिसोर्सेज को, फैसिलिटी को जिसकी अग्रीव्ड पर्सन हकदार है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी हमारी इकोनॉमिक एब्यूज़ में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 देखेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग whether any act, omission, commission or conduct of the respondent constitute domestic violence under this section, the overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration. रिस्पोंडेंट के किसी भी एक्ट, ओमिशन, कमीशन या कंडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है इस सेक्शन के अंतर्गत, सभी फैक्ट्स को, सभी परिस्थितियों को कंसीडर किया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 3 कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारपीट तक लिमिटेड नहीं है, यानी कि सिर्फ फिजिकल एब्यूज़ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि 4 टाइप होते हैं: फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ और इकोनॉमिक एब्यूज़। इस एक्ट का मकसद वुमन को कंप्लीट प्रोटेक्शन देना है, उसकी बॉडी, डिग्निटी, इमोशन और फाइनेंसेस सबके अगेंस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ आ जाएगा यहाँ पे, वी.डी. भनोत वर्सेस सविता भनोत, 2012 का केस है। ठीक है, फैक्ट्स क्या थे? हस्बैंड ने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया, वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट की, पर हस्बैंड ने बोला कि ये जो एक्ट है ये 2005 में आया है और उनकी शादी तो 1980 से है, इसलिए एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होता। साथ ही वाइफ को अपने हस्बैंड के घर में रहने का राइट डिनाई किया गया। ठीक है, ये तो है फैक्ट्स। इशू क्या था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ट इंसिडेंट पे, यानी कि 2005 से पहले जो हुए मामले हैं उन पर अप्लाई होगा या नहीं। सेकंड इशू था, क्या वाइफ अपने हस्बैंड के घर में रहने का राइट क्लेम कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो इफ़ेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि 2005 से पहले भी जो मामले हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, उनको भी कंसीडर किया जा सकता है, उनके लिए भी प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। वाइफ का राइट टू रेजिडेंस एक इम्पॉर्टेंट, राइट टू रेजिडेंस एक इम्पॉर्टेंट सिविल राइट है, उसको हस्बैंड के घर में रहने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 3 को ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए ताकि वुमन की डिग्निटी और प्रोटेक्शन सिक्योर हो। ये केस शो करता है कि सेक्शन 3 का स्कोप सिर्फ प्रेजेंट या फ्यूचर वायलेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पास्ट डोमेस्टिक वायलेंस भी कवर्ड हैं। कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन बताया जो वुमन को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो मेनली क्या 2 चीज़ें थी कि जो पहले हुए इंसिडेंट हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, और वुमेन को रेजिडेंस राइट डिनाई करना भी डोमेस्टिक वायलेंस है, ये इस केस में बताया गया था। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर 2 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कल से हम चैप्टर 3 करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।